ये एलियंस इतने खतरनाक थे कि पूरी इंसानी फौज मिलकर भी इन्हें नहीं रोक पाई। कुछ ही सालों में उन्होंने इतनी तबाही मचाई कि इंसानियत की 99% आबादी मिट गई। तब फ्यूचर के लोगों ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें प्रेजेंट के लोगों को सीधा मौत के मुंह में भेज दिया गया। दरअसल इस खौफनाक कहानी की शुरुआत एक दिन पहले हुई थी, जब ब्राजील और फ्रांस के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल मैच चल रहा था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और हर कोई मैच का मजा ले रहा था। लेकिन तभी अचानक मैदान के बीचों बीच एक रहस्यमयी पर्पल रोशनी दिखाई देने लगी। देखते ही देखते वो रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि पूरा स्टेडियम उसकी चमक से भर जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उस रोशनी के अंदर से कुछ हथियारबंद सैनिक बाहर निकलते हैं। उन्हें देखते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। उनके साथ एक लेडी ऑफिसर भी होती है जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट था। वो पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि वो लोग साल 2051 से आए हैं और साल 2048 में धरती पर एक भयानक एलियन स्पीशीज हमला करेगी, जिन्हें व्हाइट स्पाइक्स भी कहा जाता है, जो इंसानों को तेजी से मारना और खाना शुरू कर देगी। सिर्फ 3 साल के अंदर इंसानों की आबादी लगभग खत्म हो जाएगी और अब फ्यूचर में लड़ने के लिए उनके पास लोग ही नहीं बचे हैं। इसलिए उन्हें प्रेजेंट टाइम के लोगों की मदद चाहिए। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। हर टीवी चैनल पर सिर्फ इसी की चर्चा होने लगती है। इसी दौरान हमारी मुलाकात क्रिस फॉरेस्टर से होती है। क्रिस एक हाई स्कूल में बायोलॉजी टीचर था, लेकिन उसके अंदर आज भी एक सोल्जर जिंदा था, क्योंकि एक समय वो अमेरिकन आर्मी का एक्सपीरियंस्ड कमांडर रह चुका था। अब वो अपनी पत्नी एमी और छोटी बेटी क्लारा के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसका सपना कुछ बड़ा करने का था। इसी वजह से वो लगातार रिसर्च लैब्स में नौकरी पाने की कोशिश करता रहता है, मगर हर बार उसे रिजेक्शन ही मिलता है। इस तरफ फ्यूचर से आए सैनिकों की अनाउंसमेंट पूरी दुनिया में फैल गई। इसलिए दुनिया के बड़े देशों ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम शुरू कर दिया और फैसला लिया कि जरूरत पड़ने पर आम आदमियों को भी फ्यूचर में भेजा जाएगा। हालांकि बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो भी फ्यूचर में गया था वो कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन क्रिस स्कूल में देखता है कि यह खबर सुनने के बाद बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। जाहिर सी बात थी कि जब कुछ साल बाद दुनिया खत्म होने वाली हो तो पढ़ाई कौन करेगा। तभी क्रिस के फोन पर अमेरिकन मिलिट्री का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उसे फ्यूचर वॉर के लिए सिलेक्ट किया गया है। क्रिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो सीधे मिलिट्री बेस पहुंच जाता है। वहां सबसे पहले उसके शरीर की कई टेस्टिंग होती है। फिर उसे एक बड़ी मशीन के सामने बैठाया जाता है। मशीन के अंदर उसका हाथ डाल दिया जाता है और अचानक उसके हाथ में तेज दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि मशीन उसकी स्किन के नीचे एक खास ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर रही थी। दर्द से तड़पते हुए क्रिस को बताया जाता है कि इस जीपीएस की मदद से फ्यूचर में भी उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। लेकिन इसके बाद उसे एक और शॉकिंग बात पता चलती है। एक लेडी कमांडर उसे बताती है कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी मौत साल 2030 में होने वाली है, यानी उसके पास अब सिर्फ 4 साल ही बचे हैं। अपनी मौत की खबर सुनकर क्रिस कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। किसी तरह खुद को संभाल कर वो घर लौटता है और सारी बातें एमी को बता देता है। ये सब सुनकर एमी डर जाती है। वो कहती है कि दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे, लेकिन क्रिस उसे समझाता है कि उसके हाथ में लगा ट्रैकर उसे कहीं भी छुपने नहीं देगा। तब एमी कहती है कि अगर कोई इस डिवाइस को निकाल सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है, और वह है क्रिस के पिता जेम्स। असल में जेम्स एक शानदार मैकेनिकल इंजीनियर और फॉर्मर सोल्जर था, लेकिन कई साल पहले वो अपने परिवार को छोड़कर चला गया था। इसी वजह से क्रिस उसे नफरत करता था। पहले तो वो उसके पास जाने से मना कर देता है, लेकिन आखिरकार एमी के कहने पर वह उसके पास चला जाता है। जेम्स अपने हाईटेक डिवाइस से उसकी ट्रैकिंग डिवाइस निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि क्रिस गुस्से में वहां से वापस लौट आता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके पास फ्यूचर में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनते ही एमी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि हमारी बेटी आपको बहुत मिस करेगी। यह सुनकर क्रिस सीधा अपनी बेटी क्लारा के पास जाता है। वह उसे समझाता है, मैं कुछ काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन छोटी क्लारा समझ जाती है कि उसके पिता किसी खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। यह सोचकर उसका चेहरा उतर जाता है। क्रिस प्यार से उसे गले लगाता है और अपनी पत्नी को अलविदा कहकर मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ता है। अंदर जाने से पहले सबके हाथों में एक खास तरह का वैक्सीनेशन इंजेक्ट किया जाता है, ताकि यह लोग सुरक्षित रह सके। बेस पर पहुंचने के बाद वो बहुत सारे आम लोगों से मिलता है, जिन्हें फ्यूचर वॉर के लिए तैयार किया जा रहा था। यहीं उसकी दोस्ती चार्ली नाम के एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट और डोरियन नाम के एक फॉर्मर सोल्जर से होती है। डोरियन पहले भी 2 बार फ्यूचर जाकर लड़ाई लड़ चुका था और हमेशा अपनी गर्दन में एक एलियन का नाखून पहनकर रखता था। उस समय किसी को नहीं पता था कि यही नाखून आगे चलकर पूरी इंसानियत को बचाने उनके काम आने वाला है। तभी एक लेफ्टिनेंट सबको बताता है कि उन्हें सिर्फ 7 दिनों के लिए फ्यूचर में भेजा जाएगा। 7 दिन पूरे होते ही
उनके हाथ में लगा ट्रैकिंग डिवाइस उन्हें अपने आप वापस प्रेजेंट टाइम में ले आएगा, लेकिन सिर्फ 7 दिन इसलिए है क्योंकि ये एलियंस हर 6 दिन में अपने घोंसलों में जाकर प्रजनन करते हैं ताकि और भी ज्यादा एलियन पैदा कर सकें। तभी एक लेडी पूछती है कि अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो एलियंस के आने से पहले ही उन्हें क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता, जिस पर लेफ्टिनेंट बताता है कि एलियंस की सही लोकेशन आज तक किसी को नहीं पता चली। सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने 2048 में रशिया के किसी बर्फीले इलाके से हमला शुरू किया था। तभी अचानक तेज सायरन बजने लगता है क्योंकि एलियंस ने उनके इकलौते फ्यूचर लैब सेंटर पर हमला कर दिया था, जिसे उन्हें हर हाल में बचाना होगा। इसलिए वे तुरंत वहां जाने का फैसला करते हैं। सभी लोगों को एक कमरे के अंदर सीधी लाइन में खड़ा किया जाता है और फिर देखते ही देखते वे लोग टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर में जाने लगते हैं। लेकिन तभी टाइम मशीन में अचानक खतरनाक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से मशीन उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की बजाय सीधे सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में छोड़ देती है। अचानक हवा में ट्रैवल करके लोग सीधे नीचे गिरने लगते हैं। ज्यादातर लोग इतनी ऊंचाई से गिरकर मौके पर ही मर जाते हैं, लेकिन किस्मत से क्रिस और कुछ दूसरे लोग एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है। पूल से बाहर निकलते ही क्रिस चारों तरफ नजर डालता है। पूरा शहर आग में जल रहा था और हर तरफ तबाही फैली हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो अजीब गुर्राने की आवाजें जो उन्हीं डरावने एलियंस की होती है। तभी फ्यूचर मिलिट्री की लेफ्टिनेंट कर्नल उनसे संपर्क करती है और बताती है कि एलियंस पूरे शहर पर कब्जा कर चुके हैं। कुछ ही देर में एयरफोर्स पूरे शहर पर बमबारी करने वाली है, लेकिन उससे पहले एक रिसर्च लैब में फंसे साइंटिस्ट्स को बचाना जरूरी है। क्रिस के मिलिट्री एक्सपीरियंस को देखकर उसे इस मिशन की कमांड दे दी जाती है। अब क्रिस अपनी टीम के साथ उस खौफनाक रिसर्च लैब की तरफ बढ़ता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनका सामना सबसे खतरनाक एलियन से होने वाला है। क्रिस बिना एक सेकंड गंवाए अपनी टीम को लेकर रिसर्च लैब के अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरी लैब बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई भयानक कत्लेआम हुआ हो। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी अचानक क्रिस अपनी फ्लैशलाइट ऊपर सीलिंग की तरफ मारता है और सभी लोग डर से वहीं जम जाते हैं क्योंकि ऊपर कई इंसानों की लाशें उल्टी लटकी हुई थी। ये वही साइंटिस्ट्स थे जिन्हें बचाने के लिए उन्हें यहाँ भेजा गया था। क्रिस तुरंत इस बात की जानकारी फ्यूचर कमांड को देता है। तभी उन्हें समझ आता है कि एलियंस अपने शिकार को यहीं छोड़कर गए हैं, यानी उन्हें खाने के लिए वह किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। इसलिए कमांडर उन्हें हुक्म देती है कि जितनी जल्दी हो सके लैब का जरूरी डाटा और केमिकल्स लेकर वहां से निकल जाओ, जिसे सुनकर क्रिस और उसकी टीम तुरंत काम शुरू कर देती है। लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि एयरफोर्स बमबारी करने निकल चुकी है और उनके पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जरूरी सामान लेकर नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तभी सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक क्रिस को ऊपर कुछ हलचल दिखाई देती है। जैसे ही वो फ्लैशलाइट ऊपर मारता है, वहाँ एक भयानक एलियन चुपचाप दीवार से चिपका बैठा था। उसका शरीर अजीब और गरीब टेंटिकल्स से भरा हुआ था और उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। अगले ही पल उस एलियन के शरीर से सुई जैसी एक तेज चीज गोली की रफ्तार से निकलती है और टीम के एक आदमी के सीने को चीर देती है, जिस वजह से उस आदमी की वहीं तड़पकर मौत हो जाता है। यह देखकर बाकी लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वाइट स्पाइक्स मौजूद थे और हैरानी की बात यह थी कि गोलियों का उन पर कोई खास असर ही नहीं हो रहा था। एलियंस बिजली की रफ्तार से लोगों पर टूट पड़ते हैं। कई लोग सेकंडों में मारे जाते हैं, लेकिन क्रिस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह तुरंत वहां पड़ा कुल्हाड़ी उठाकर उस एलियन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता। तभी उसकी टीम के बाकी लोग आकर एलियन को मार देते हैं। किसी तरह क्रिस और कुछ बचे हुए लोग लैब से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम पर भी एलियंस हमला कर चुके हैं। अगले ही पल एयरफोर्स पूरे शहर पर बमबारी शुरू कर देती है। चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। आग और धुएं के बीच क्रिस अपनी टीम के साथ जान बचाकर भागता है। वे लोग शहर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक उनके बिल्कुल पास एक धमाका होता है। ब्लास्ट की ताकत से सभी लोग दूर जाकर गिर पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में सबके सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब क्रिस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक मिलिट्री बेस में पाता है। उसके पास चार्ली भी जिंदा था और कुछ देर बाद बाहर आने पर उन्हें डोरियन भी दिखाई देता है। डोरियन बताता है कि उनके साथ आए ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। कुछ देर बाद जब क्रिस लेफ्टिनेंट से मिलता है तब वो लैब से डाटा और केमिकल्स लाने के लिए क्रिस का धन्यवाद करती है, लेकिन क्रिस उसे देखकर बार बार सोचने लगता है कि उसने इस लेडी को
कहीं ना कहीं देखा है। आखिरकार वो उससे पूछ ही लेता है कि उसका असली नाम क्या है, जिस पर लेडी जवाब देती है कि उसका नाम क्लारा फॉरेस्टर है। बस इतना सुनते ही क्रिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी क्लारा थी, जो अब फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी। अपनी छोटी सी बेटी को एक शानदार मिलिट्री कमांडर के रूप में देखकर क्रिस बेहद खुश हो जाता है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्लारा उसे रोक देती है। क्लारा के चेहरे पर खुशी से ज्यादा दर्द दिखाई दे रहा था। वह क्रिस से कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ एक खास वजह से बुलाया है और सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। इसके बाद क्लारा उसे बेस के अंदर ले जाकर एक खास एलियन के बारे में बताती है। ये बाकी व्हाइट स्पाइक्स से अलग था, क्योंकि ये एक फीमेल व्हाइट स्पाइक है, जो इस पूरे एलियंस के झुंड में एक लौती फीमेल एलियन है। इतना ही नहीं बल्कि वो जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाकर लगातार नए एलियंस पैदा करती है। मेल व्हाइट स्पाइक्स हमेशा उसकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए साइंटिस्ट्स ने एक खास केमिकल बनाया है जो मेल एलियंस को आसानी से मार सकता है। लेकिन समस्या ये है कि फीमेल व्हाइट स्पाइक इतनी मजबूत है कि उस पर इस केमिकल का कोई असर ही नहीं होगा। इसी वजह से अब वह लोग फीमेल को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, ताकि उसके शरीर पर रिसर्च करके ऐसा खतरनाक टॉक्सिन तैयार किया जा सकता है जो उसे भी मार देगा। क्योंकि अगर फीमेल मर गई तो पूरी एलियन प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्लारा चाहती थी कि क्रिस इस मिशन में उसकी मदद करे। कुछ देर बाद क्रिस, क्लारा और बाकी सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर फीमेल व्हाइट स्पाइक के घोंसले की तरफ निकल पड़े, जो वहां से काफी दूर एक आयरलैंड के पास थी। जब क्रिस हेलीकॉप्टर से नीचे देखता है तब उसकी होश उड़ जाता है, क्योंकि एलियंस हर जिंदा प्राणी का शिकार कर रहे थे। तभी क्लारा एक और चौंकाने वाली बात बताती है। साल 2048 में ये एलियंस अचानक नॉर्दर्न रूस के एक इलाके से सामने आए थे। हैरानी की बात यह थी कि किसी भी सैटेलाइट ने इन्हें आसमान से आते हुए नहीं देखा था, ना ही कहीं कोई स्पेसशिप मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये एलियंस अचानक जमीन के अंदर से ही बाहर निकल आए हों। ये बात क्रिस के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई, लेकिन फिलहाल उनके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। कुछ देर बाद उनकी टीम फीमेल के नेस्ट तक पहुंच जाती है। सैनिक तुरंत एक रस्सी के मदद से नीचे उतरते हैं और बड़ी बड़ी चेन की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इतनी ताकतवर थी कि पिंजरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अचानक फीमेल गुस्से में बाहर निकल आती है और सैनिकों पर टूट पड़ती है। उसके दांत और नाखून इतने खतरनाक थे कि कई सैनिक पलक झपकते ही मारे जाते हैं। हालात बिगड़ते देखकर क्लारा क्रिस को हेलीकॉप्टर में रुकने के लिए कहती है और खुद बाकी सैनिकों के साथ सुरंग के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी मेल व्हाइट स्पाइक्स फीमेल के खतरे का सिग्नल महसूस कर लेते हैं और हजारों की संख्या में उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। अब क्रिस चुप नहीं बैठ सकता था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस अंधेरी सुरंग के अंदर कूद पड़ता है, क्योंकि इस बार उसकी अपनी बेटी की जान दांव पर लगी हुई थी। अंदर जाते ही क्रिस देखता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, इसलिए वह तुरंत इसकी मदद करता है और किसी तरह सब लोग मिलकर फीमेल व्हाइट स्पाइक को केज के अंदर कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उस केज को उठाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हजारों मेल व्हाइट स्पाइक्स अपनी क्वीन को बचाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और अचानक वे हेलीकॉप्टर पर झपट पड़ते हैं। हमला इतना खतरनाक था कि हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। क्रिस और क्लारा किसी तरह भागते हुए एक समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां दोनों फ्लेयर गन चलाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देते हैं। मदद आने में थोड़ा वक्त था, इसलिए पहली बार बाप और बेटी को अकेले बात करने का मौका मिलता है। तभी क्रिस ने वह सवाल पूछ लिया जो काफी समय से उसके दिमाग में चल रहा था। उसने पूछा कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। ये सवाल सुनते ही क्लारा की आंखें नम हो जाती हैं। वो बताती है कि अपने ड्रीम जॉब को हासिल न कर पाने की वजह से क्रिस धीरे धीरे बदल गया था। जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब क्रिस अपनी फैमिली को छोड़कर चला गया था। हालांकि एमी को हमेशा भरोसा था कि एक दिन क्रिस वापस आएगा, लेकिन जब क्लारा 16 साल की हुई तब एक कार एक्सीडेंट में क्रिस की मौत हो गई। ये सब सुनकर क्रिस पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि भविष्य में वो अपनी फैमिली को छोड़ देगा। क्लारा उससे सिर्फ एक बात कहती है, डैड कोशिश करना कि वही गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इतने में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और दोनों वापस मिलिट्री बेस लौट आते हैं। अब फीमेल व्हाइट स्पाइक को समुद्र के बीच बने इंसानों के आखिरी रिसर्च बेस में लाया जाता है। वहां पर उसे भारी चेन से बांधकर हर घंटे बेहोश करने वाला इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो काबू में रहे। इसके बाद क्लारा और बाकी साइंटिस्ट उसके ब्लड पर लगातार एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। देखते ही देखते क्रिस के फ्यूचर में आए 6 दिन पूरे हो जाते हैं। अगले दिन उसे वापस अपने समय में लौटना था, इसलिए वो भी पूरी रात क्लारा के साथ मिलकर रिसर्च करता है। आखिरकार सुबह होते होते उनकी मेहनत रंग लाती है। वे एक ऐसा टॉक्सिन बना लेते हैं जो फीमेल व्हाइट स्पाइक को भी मार सकता था। लेकिन उसी वक्त अचानक फीमेल एलियन की आंखें खुल जाती हैं। पूरा रिसर्च बेस अलार्म से गूंज उठता है, क्योंकि हजारों मेल व्हाइट स्पाइक्स समुद्र में तैरते हुए अपनी क्वीन को बचाने के लिए आ रहे थे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोक पाना उनके हाथ नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे पानी में भी उतनी ही तेजी से तैर सकते थे जितनी तेजी से जमीन पर दौड़ते थे। कुछ
ही मिनटों में एलियंस बेस के अंदर घुस आते हैं। दूसरी तरफ क्रिस के वापस प्रेजेंट टाइम में लौटने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था। तभी क्लारा आखिरकार उसे यहाँ बुलाने की असली वजह बताती है। फ्यूचर में एलियंस की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनके पास मौजूद टॉक्सिन काफी नहीं है और टॉक्सिन्स बनाने के लिए अभी समय भी नहीं है। इसलिए वो चाहती है कि क्रिस इस टॉक्सिन को लेकर अपने समय में वापस जाए और वहाँ इसे बड़ी मात्रा में तैयार करवाए। क्रिस उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो फैसला करता है कि क्लारा को भी अपने साथ लेकर जाएगा। अब दोनों उन एलियन से लड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरफ सोल्जर्स लगातार एलियंस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेकिन तभी मेल एलियंस किसी तरह फीमेल तक पहुंच जाते हैं और उसकी सारी जंजीरें तोड़ देते हैं। अब फीमेल पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। क्रिस और क्लारा हेलीकॉप्टर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी फीमेल एलियन अपने टेंटिकल से क्लारा पर हमला कर देती है। क्लारा बुरी तरह घायल हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। वो अपने पास रखी टॉक्सिन क्रिस को देते हुए कहती है, एक बार फिर आपसे मिलकर अच्छा लगा डैड, मैं वैसी ही बनी ना जैसी आप चाहते थे। क्रिस की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन तभी वह फीमेल व्हाइट स्पाइक उनकी तरफ बढ़ती है, जिससे अचानक एक बड़ा धमाका होता है और पूरा प्लेटफॉर्म टूटकर समुद्र में गिरने लगता है। क्लारा भी एलियन के साथ नीचे गिरने लगती है। नीचे हजारों मेल व्हाइट स्पाइक्स उनका इंतजार कर रहे थे। क्रिस अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना सोचे समझे नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन वो उसे पकड़ पाता उससे पहले ही वह अचानक गायब हो जाता है। क्योंकि फ्यूचर पर उसका टाइम खत्म हो गया था, इसलिए अगले ही पल क्रिस वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि टॉक्सिन को बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर भेजा जाए, लेकिन उसे बताया जाता है कि फ्यूचर में एलियंस ने टाइम मशीन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये सुनते ही क्रिस समझ जाता है कि फ्यूचर वाली क्लारा अब कभी वापस नहीं आएगी। चार्ली और डोरियन भी किसी तरह जिंदा लौट चुके थे। बेस से बाहर निकलते ही क्रिस अपनी पत्नी एमी को देखता है। एमी उसे जिंदा देखकर खुशी से गले लगा लेती है, लेकिन घर आने के बाद भी क्रिस के मन को सुकून नहीं मिलता। वो पूरी रात अपनी छोटी क्लारा के कमरे में बैठा रहता है। उसे देखकर बार बार फ्यूचर वाली क्लारा की बातें याद करता है। तभी एमी उसके पास आती है और पूछती है कि आखिर फ्यूचर में हुआ क्या था। क्रिस उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे वह फ्यूचर की क्लारा से मिला था, कैसे दोनों ने मिलकर वो टॉक्सिन तैयार किया और कैसे आखिर में एलियंस ने उसे उसके सामने ही मार डाला। सब सुनने के बाद एमी कुछ देर सोचती है और फिर एक ऐसी बात कहती है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। वो कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि एलियंस पहले से ही धरती पर मौजूद हों? ये सुनते ही क्रिस के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो तुरंत डोरियन के पास जाता है और उसकी गर्दन में लटका एलियन का नाखून लेकर चार्ली की लैब पहुंचता है। क्योंकि चार्ली एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट था, इसलिए उसे ऐसी चीजों की गहरी समझ थी। जांच के बाद चार्ली एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। उस नाखून पर जमी राख रशिया की नहीं बल्कि चीन के एक ज्वालामुखी की थी। अब सवाल ये था, अगर एलियंस रशिया से निकले थे तो उनके शरीर पर चीन के ज्वालामुखी की राख कैसे पहुंची? यहीं से क्रिस को एहसास होता है कि शायद असली राज अभी सामने आना बाकी है। इसके बाद वे लोग सीधे क्रिस के स्कूल पहुंचते हैं, जहां एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट मार्टिन उनकी मदद करता है। उसे ज्वालामुखियों और ग्लेशियर के बारे में काफी जानकारी थी। वह उन्हें समझाता है कि ये एलियंस असल में हजारों साल पहले ही धरती पर आ चुके थे, लेकिन वे नॉर्दर्न इलाके के ग्लेशियर के नीचे दबे हुए थे, इसीलिए कोई भी सैटेलाइट उन्हें ट्रैक नहीं कर पाया। और फिर साल 2048 में जब धरती का तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघलने लगतो, बर्फ के अंदर दबे ये एलियंस आखिरकार बाहर निकल आए। मतलब एलियंस असल में इसी ग्लेशियर के नीचे दबे हुए थे, और अगर वे उन्हें यही टॉक्सिन की मदद से खत्म कर दें तो फ्यूचर में उनका हमला कभी होगा ही नहीं। लेकिन ये काम वह अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए वह सीधे अपने पिता जेम्स के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। जेम्स भी आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच फ्यूचर से लौटे कुछ सोल्जर्स टॉक्सिन को बड़ी मात्रा में तैयार कर लेते हैं और अपने प्राइवेट जेट में बैठकर रशिया के उस खतरनाक ग्लेशियर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वह लोग बर्फ पर चलने वाले एक खास किस्म के बाइक पर बैठकर अलग अलग जगहों पर सर्च शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक खास जगह पर पहुंचते हैं, तब उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अचानक काम करना बंद कर देते हैं। उसे देखकर उन्हें लगता है कि यही सही जगह है, इसलिए वे ग्रेनेड से आसपास की बर्फ को उड़ाते हैं और नीचे जाने का रास्ता बना लेते हैं। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में जब क्रिस अपनी टीम के साथ उस गहरी दरार में उतरता है, तब उन्हें एक विशाल स्पेसशिप दिखाई देती है, लेकिन उन्हें अंदर जाने की रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसलिए वे स्पेसशिप को काटकर अंदर घुस जाते हैं। जबकि जेम्स और चार्ली बाहर रहकर निगरानी करने लगते हैं। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पायलट चैम्बर में एक मरा हुआ एलियन उल्टा लटका हुआ था, लेकिन वह व्हाइट स्पाइक्स जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, बल्कि वो एक अलग तरह की एलियन स्पीशीज थी। आगे बढ़ने पर वे एक हाइबरनेशन चैम्बर तक पहुंचते हैं, जहां बड़े बड़े कोकून जैसे चीज के अंदर व्हाइट स्पाइक्स सो रहे थे। यहीं उन्हें समझ आता है कि यह स्पेसशिप किसी दूसरी एलियन प्रजाति की थी और व्हाइट स्पाइक्स कोई एलियन नहीं थे, बल्कि उन एलियंस द्वारा लैब में बनाए गए बायोलॉजिकल वेपन्स थे, ताकि वह पृथ्वी को खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले कि वे अपना प्लान पूरा कर पाते, उनकी स्पेसशिप पृथ्वी पर क्रैश हो गई। इसलिए
इसलिए क्रिस और उसकी टीम बिना देर किए टॉक्सिन्स निकालकर कुछ हाइबरनेशन पॉड्स में इंजेक्ट कर देते हैं। अगले ही पल अंदर मौजूद व्हाइट स्पाइक्स मरने लगते हैं, लेकिन तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। मरते हुए एलियंस का सिग्नल बाकी व्हाइट स्पाइक्स तक पहुंच जाता है और एक एक करके बाकी एलियंस भी अपने कोकून से बाहर आने लगते हैं। उसे देखकर सब लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन वह किसी तरह बचकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर जेम्स खड़ा था। वो बिना कुछ सींचे उन एलियंस पर लगातार फायरिंग करता है और उसे मार गिराता है। इस तरफ उन्हें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक चैम्बर नहीं बल्कि कई सारे चैम्बर हैं, जिनमें हजारों एलियंस हाइबरनेशन में हैं। इसी बीच डोरियन फैसला करता है कि किसी को बाहर जाकर भागे हुए एलियंस को रोकना होगा। वह क्रिस से कहता है कि तुम बाहर जाओ क्योंकि तुम्हारे पास टॉक्सिन है और इस मिशन को पूरा करना सबसे जरूरी है। पहले तो क्रिस मना कर देता है, लेकिन डोरियन उसे याद दिलाता है कि उसकी बेटी और पूरी दुनिया का भविष्य अब उसी के हाथ में है। मजबूरी में क्रिस बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी डोरियन मौके का फायदा उठाकर बम का बटन दबा देता है। कुछ ही सेकंड बाद अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा स्पेसशिप आग की लपटों में घिर जाता है। डोरियन और बाकी सैनिक खुद की जान देकर बाकी एलियंस को खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ क्रिस, जेम्स और चार्ली ही जिंदा बचे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर व्हाइट स्पाइक्स तो मर चुके हैं, लेकिन सिर्फ फीमेल एलियन वहां से भाग निकली है। अगर वह बच गई तो फिर एक बार पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए तीनों उसके पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बर्फीले पहाड़ों के बीच काफी दूर जाने के बाद आखिरकार उन्हें फीमेल व्हाइट स्पाइक दिखाई देती है। वह बेहद गुस्से में होती है और किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। सबसे पहले जेम्स अपनी स्नाइपर राइफल से उस पर गोली चलाता है ताकि उसका ध्यान भटक सके। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फीमेल व्हाइट स्पाइक बाकी सभी एलियंस से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, जिस वजह से उसे मारना काफी मुश्किल था। लेकिन किसी तरह वह दोनों उसे पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वह अचानक पीछे से आकर उन पर हमला कर देती है। जेम्स बेतहाशा गोलियां चलाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस उसके शरीर में टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। टॉक्सिन का असर शुरू हो जाता है और फीमेल का एक हाथ गलने लगता है, लेकिन तभी वह सबको हैरान कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए वह खुद अपना खराब हो चुका हाथ काटकर अलग कर देती है। यानी टॉक्सिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया था। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। जेम्स समझ जाता है कि शायद अब उसकी जान नहीं बचेगी, इसलिए वह खुद को बलिदान करने का फैसला करता है ताकि क्रिस बच सके। लेकिन क्रिस पहले ही भविष्य में अपनी बेटी को खो चुका था। अब वह अपने पिता को अपनी आंखों के सामने नहीं खोना चाहता था। जैसे ही एलियन जेम्स पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी क्रिस पूरी ताकत के साथ फीमेल एलियन को जकड़ लेता है। इस बार उसके पास टॉक्सिन की आखिरी डोज बची होती है। क्रिस बड़ी मुश्किल से उस टॉक्सिन को उसके मुंह के अंदर घुसा देता है। कुछ ही सेकंड में टॉक्सिन तेजी से पूरे शरीर में फैलने लगता है। एलियन दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस उसे पूरी ताकत से धक्का देता है। एलियन पास की गहरी बर्फीली खाई में गिरकर पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिसे देखकर क्रिस, जेम्स और चार्ली राहत की सांस लेते हैं। उनकी पूरी मिशन रिकॉर्डिंग दुनिया भर में वायरल हो जाती है और हर कोई उन्हें हीरो मानने लगता है, क्योंकि ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी इंसानियत को बचाने में कामयाब होते हैं। कुछ दिन बाद क्रिस अपने घर वापस लौटता है। इस बार उसके साथ उसके पिता जेम्स भी होते हैं। दरअसल अब क्रिस को समझ आ चुका था कि उसके पिता उससे दूर इसलिए गए थे ताकि वह देश को बचा सके। क्रिस अपनी पत्नी एमी और छोटी क्लारा को गले लगाता है। अब उसे पता चल चुका था कि अगर उसने अपनी फैमिली से दूरी बनाई तो भविष्य कितना दर्दनाक हो सकता है। इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह कभी अपनी पत्नी और बेटी को अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ पूरी दुनिया उस खतरे से बच चुकी होती है जो भविष्य में पूरी मानव जाति को खत्म करने वाला था। और इसी के साथ इस शानदार साइंस फिक्शन कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस आपका इंतजार कर रही हैं। उन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।